हाँ जी, आज की जो क्लास है दैट इज अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आज की क्लास भी जो हमारी होगी इसके अंदर आप सीखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का ओवरव्यू एंड इस चैप्टर पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं फुल फ्लेजेड वो सॉल्व कैसे करें एग्जाम्स में। तो अगेन इसके अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ में भी हम डांट डिस्कस कर पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं वो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कैश का फ्लो। ठीक है, कैश का फ्लो मतलब पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है। फ्लो मींस मूवमेंट। तो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो बनाने वाली स्टेटमेंट को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन साथ में एक और बात याद रहे, ये एक एनालिसिस टूल है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज हम कर लेते हैं तो उस पर हम अपने विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, तो विचार प्रकट करने के लिए हमें उस ट्रांजेक्शन्स को, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, हम उनको पढ़ते हैं और उनसे अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, कंक्लूजन्स निकालते हैं कि हमारे बिजनेस के हालात कैसे चल रहे हैं। तो उसी का एक टूल है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो तो बताएगा, लेकिन इसका एक पर्पस भी होगा, एक पर्पस फुलफिल करेगा। और वो पर्पस क्या है कि हमारी अलग अलग एक्टिविटीज से कितना पैसा आया या फिर कितना पैसा गया, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड नेट कैश फ्लो। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम है इनफ्लोज और आउटफ्लोज बताना, लेकिन क्योंकि एनालिसिस का टूल है तो ये क्या एनालाइज करेगा। पहली चीज कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिस चीज का हमारा काम है, जो हमारा बेसिक एक्टिविटीज है बिजनेस की, जिन एक्टिविटीज पे हमारा बिजनेस आधारित है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मदर डेयरी की बात करूं तो वो डेयरी प्रोडक्शन पे, ठीक है, आधारित है। ठीक है, अगर मैं ट्यूशन सेंटर की बात करूं तो वो ट्यूशन फीस पे आधारित है। ठीक है, कोचिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उस पर आधारित है। तो इनसे जो भी पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता चलता है सेपरेटली। उसके बाद हर बिजनेस के अंदर दूसरी एक्टिविटीज में जो आता है दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब आप ऑपरेटिंग ऑपरेशन तो चला ही रहे हैं, साथ साथ आपको कुछ ना कुछ बिजनेस के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी करनी पड़ती हैं, लाइक सेल और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप बिजनेस के अंदर जो फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्ट करते हैं, लेकर आते हैं, परचेज करते हैं, उसे खरीदना बेचना, या फिर अगर आपने कोई आउटसाइड द बिजनेस कोई इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है उसे खरीदना बेचना, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, सेल और परचेज बस यही एक्टिविटीज है। एंड द थर्ड थिंग इज अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो उससे कोई इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सारी चीजें क्या आती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होती हैं। थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आपको याद रहे कि हमें पैसा चाहिए। ठीक है, तो पैसे से रिलेटेड, अरेंजमेंट ऑफ फंड से रिलेटेड, पैसा अरेंज करना, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, पैसे को लौटाना, टाइम पे वापस करना, दैट इज कॉल्ड रीपेमेंट ऑफ फंड्स। एंड पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो पैसा आप अरेंज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट पे करना, लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड्स वगैरह। तो इन सभी चीजों से जो डील करते हैं हम दैट इज कॉल्ड, उसकी कैटेगरी कौन सी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो हम पहले पैसा अरेंज करते हैं, उसके बाद उसे इन्वेस्ट करते हैं, देन हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो ऑर्डर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो होता है पहली हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आपको ये बताना है कि पैसा आया तो सही, लेकिन किस एक्टिविटीज से कितना पैसा आया। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मेट्स है। ऐसा करते हैं, हम इस क्वेश्चन से फॉर्मेट भी समझेंगे सो दैट जिनके एग्जाम्स हैं वो जल्दी जल्दी समझ जाएं। फॉर्मेट्स के अंदर हमारा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा समझाने में। तो ये हमारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 51, टीएस गिरेवाल बुक में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ केके लिमिटेड। तो वी विल प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ केके लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप नीचे चलिए, नोट्स टू अकाउंट्स दिए हुए हैं, ध्यान रखना है आपने। सबसे पहले आपने आना है 12% एडिशनल इन्फॉर्मेशन। 12% डिबेंचर जो रिडीम हुए 31 मार्च 2015 को है। टैक्स 1,40,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कह रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए। तो इसके बाद आपने फॉर्मेट बना लेना है। तो देखिए मैंने अभी एक फॉर्मेट बनाया है इन द बुक्स ऑफ केके लिमिटेड।
हमने यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। अब देखिए ये आपका पेज नंबर 1 होता है, ये आपका पेज नंबर 2 होता है, मतलब फुल पेजेस लेने हैं आपने पेज नंबर 1, इनफैक्ट 1.5 पेज लेंगे, 1.5, ठीक है, पेज आपने इसके लेना है, एक पेज आपने कैश इन्वेस्टिंग के लेना है और थर्ड पेज आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लेना है। सो यू विल बी हैविंग 3.5 पेज विद यू। तो 3.5 पेज पे आप करिए, चाहे थोड़ा बहुत स्पेस ज्यादा भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पूरा स्पेस लेके चलेंगे। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, आपने यहाँ पे पहला जो पॉइंट लेना है दैट शुड बी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स। और यहां पे आप वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी वर्किंग सी होने वाली है, हमने क्या करना है, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। अब ये कैसे निकालते हैं ये आपको भी पता चलेगा, आपको ये बस पता होना चाहिए कि जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट आता है वो सारी चीजें निकालने के बाद आता है। तो हमें क्या करना है, हमें बिफोर चाहिए तो वापस ऐड करनी पड़ेगी। तो अब हमने सबसे पहले प्रॉफिट की फिगर को जानना है, प्रॉफिट की फिगर कितनी है, देखिए। अब प्रॉफिट की फिगर के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो पिछले साल था -1 और अब हो गया 4 लाख पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमें इस साल जो है करंट ईयर का जो सरप्लस हमें मिला है, करंट ईयर में सरप्लस, ये कैसे निकालते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस। तो करंट ईयर का बैलेंस है 4 लाख और प्रीवियस ईयर का बैलेंस है माइनस माइनस का 1 लाख। तो आप देखेंगे इस साल जो मेरा सरप्लस आ रहा है दैट इज 5 लाख। पहली चीज तो यहाँ गलती कभी ना करें, ठीक है, 5 लाख रुपीज का हमारा सरप्लस आ रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, अब हम अपनी सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को एडजस्ट कर लेंगे और वो कह रहा है सबसे पहली एडजस्टमेंट 12% डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015। वर्किंग जरूर करनी है ढंग से, ठीक है। अब डिबेंचर्स पे चलते हैं, डिबेंचर्स जो पहले थे 10 लाख के थे अब है 9 लाख के, मतलब पिछले साल वो 10 लाख के थे अब है 9 लाख के, और उसकी रिडेम्पशन जो हो रही है 31 मार्च 15 को हो रही है। अब एक बात आप ध्यान से समझिए, ठीक है, मैं यहाँ पे अभी रफली लिख रहा हूँ फिर काट दूंगा। देखिए शुरू में मेरे डिबेंचर्स थे 10 लाख के, एंड में आ रहे हैं 9 लाख के। और आप देखिए कि ये डिबेंचर्स जो थे पूरे साल जो है 10 लाख के डिबेंचर्स रहे, क्योंकि रिडेम्पशन जो हो रही है 31 मार्च 15 में हो रही है। तो आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो 10 लाख पर, पूरे 10 लाख पर पे करेंगे 12%, ठीक है। तो दैट विल बी 1,20,000 और इंटरेस्ट हम प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्योंकि हमें प्रॉफिट जो चाहिए बिफोर इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दैट विल बी 10 लाख इंटू 12%, 1,20,000। ऐड क्यों करते, क्योंकि एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होता इंटरेस्ट, किसी भी बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे करना मेरे बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक्सपेंस है, वहां पर ये हम कंसीडर करते हैं, इसलिए इसको हम लेस यहां करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। ये आ जाएगा 1,20,000 नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि आउटफ्लो है, आउटफ्लो इज नेगेटिव। अच्छा, इसके बाद हमने डिबेंचर्स को रिडीम करा है, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो आएगा यहाँ पे 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स जो हमने रिडीम करे हैं वो भी नेगेटिव में यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमारी पहली एडजस्टमेंट होगी सॉल्व। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कह रहे टैक्स है 1,40,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। बहुत अच्छी बात है, टैक्स जो हम पे करते हैं वो लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट में आता है जो हमने टैक्स जमा कराया, ठीक है, दैट इज 1,40,000। इसको हम फाइनल कॉलम में लिखते हैं, ये हमारा फाइनल कॉलम है, सेकंड कॉलम, ठीक है। 1,40,000 पे करा। अब देखिए आगे चलते हैं, अब बैलेंस शीट के आइटम्स पर हमने ध्यान देना है वन बाय वन, बाकी एडजस्टमेंट 2 ही थी तो वो हमने कर ली। शेयर कैपिटल जो है 8 लाख से 10 लाख हो गई है, इसका मतलब हमने मार्केट से शेयर कैपिटल, शेयर इशू करके पैसा और उठाया है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 2 लाख का इनफ्लो आया है इसके अंदर। तो यहाँ आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, इसका प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ये 2 लाख रुपए प्लस में आ जाएंगे यहाँ पे, दिस इज एन इनफ्लो।
इसके बाद देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारा हो चुका है, एक ही आइटम थी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हमारा हो चुका है, उसमें भी डिबेंचर्स ही थे सिर्फ। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नोट नंबर 3 में चलते हैं। नोट नंबर 3 में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओडी है। बैंक ओडी 1 लाख से 3 लाख हुए, मतलब उधार जो था 1 लाख से। अच्छा, बैंक ओडी भी क्या है? बोरोइंग्स में तो ऑब्वियसली फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसा अरेंज करने का एक सोर्स है। तो 2 लाख रुपए का हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ यहाँ, आप जूम करके देख सकते हैं। 2 लाख, ये भी इनफ्लो हुआ, पैसा आया है हमारे पास। अच्छा, अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या होता है, हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, वैसे तो इसका एक रट्टा जो है वो मैं आपको लगा सकता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स जहां पर भी आए तो आप क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स में करंट ईयर प्लस कर दो और प्रीवियस ईयर का माइनस कर दो, तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो करंट ईयर प्लस और प्रीवियस ईयर माइनस कर दो, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स लेते हैं, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना सिखाता हूँ पहले मैं आपको। यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट अगर आप बना ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपरली प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनता है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं बाय ओपनिंग या बाय बैलेंस वीडी। ये हमारा प्रीवियस बैलेंस होता है, जो यहाँ पर प्रीवियस बैलेंस जो हमें दिया हुआ है दैट इज 1,80,000। और यहाँ आता है टू बैलेंस सीडी, ये आता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो 1,40,000। ये हमें पिछले साल का टैक्स जमा कराना था और ये इस साल का कराना भी बाकी है, अभी कराया नहीं है। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है 1,80,000 का टैक्स हमने जमा कराना था, लेकिन इस साल जो हमने टैक्स जमा करा दिया वो यहाँ आ जाएगा, टू टैक्स पेड 1 लाख। कितना हमने टैक्स पे करा है, क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था, दैट वाज 1,40,000, 1,40,000। अब देखिए वो कह रहे हैं मैंने प्रोविजन बना रखा था, 1,80,000 रुपए अपने पास रखा हुआ था, जिसमें से 1,40 में पे कर चुका हूँ, तो कायदे से बचना चाहिए था 40,000 रुपए, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस में 1,40,000। इसका मतलब प्रॉफिट से टैक्स के लिए कुछ पैसा और निकाला गया है। इसको हम बोलते हैं करंट ईयर प्रोविजन, या इतना प्रोविजन हमने इस साल और बनाया 1 लाख रुपए का। ठीक है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब ये देखिए, ये हमने प्रॉफिट में से निकाला है, तो प्रॉफिट में से जो टैक्स निकाला है वो 1 लाख है। तो इस टैक्स को हम, जब बिफोर टैक्स हमें प्रॉफिट चाहिए तो इस टैक्स को हमें ऐड करना है। प्रोविजन मेड, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर टैक्स, इस 1 लाख को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जितना ही बनाया है। और जो कैश का, क्योंकि ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐड क्यों करा, क्योंकि नॉन कैश है, इससे पैसा कहीं नहीं जा रहा, ये सिर्फ प्रॉफिट से अलग करके रख ली कि इतना टैक्स जमा कराना है, अभी कराया तो नहीं ना। और जो एक्चुअल टैक्स जमा कराया वो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस में दिखा दे, भाई इतना पैसा हमारा आउटफ्लो है, क्योंकि हमारा वर्ड याद रहे कैश फ्लो, कैश का फ्लो देखना है हमने। तो कोई भी ऐसी नॉन कैश चीजें हैं, नॉन जो रेलिवेंट हेड में नहीं आ रही, उनको वहां से रिमूव करना है, तो नॉन कैश चीजों को हटाना है और कैश को इंक्लूड करना है। अच्छा, अब इसका शॉर्टकट क्या था, आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर -140 हो गया। अगर आप यहाँ एडजस्टमेंट नहीं करते तो क्या होता, मैंने क्या कहा था, करंट ईयर को आप ऐड करेंगे और प्रीवियस ईयर को लेस करेंगे। करंट ईयर का बैलेंस क्या था, करंट ईयर का बैलेंस था 1,40,000 और प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना था, 1,80,000, यही था ना। हाँ, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो इन दैट केस दिस फिगर वुड बी नेगेटिव, -40,000 आती। अगर आप ऐसे नहीं करते, शॉर्टकट यूज करना चाहते, अब देखिए यहाँ 1 लाख प्लस हो रहा है, यहाँ 1,40 माइनस हो रहा है, तो अगर आप नेट इफेक्ट देखें तो -40 का इफेक्ट आएगा। ठीक है, लेकिन उस केस में आपको टैक्सेस पेड जो था उसको एडजस्ट नहीं करना था। ठीक है, बट स्टिल जो अभी मैंने कहा वैसे ही करना है आपने, इसको छोड़ दो, आप शॉर्टकट्स को छोड़ दो। तो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के करना है, दैट इज द बेस्ट वे, इसमें गलती नहीं होगी। चलें आगे। ठीक है, और टैक्स भी कहाँ ऐड करा, वर्किंग नोट में, क्योंकि वहां ऐड मत कर देना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाके दोबारा ऐड मत कर देना, ये हमने वर्किंग नोट्स में दिखा दिया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर जो था वो एक प्रोविजन फॉर टैक्स था, बस यही था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, फोर्थ नोट नंबर 4। अच्छा, ये भी हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं एसेट साइड पर। एसेट साइड पर देखिए नोट नंबर
5। हमारे पास मशीनरी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहली चीज, व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इनका भी हम अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है, ताकि आपका एक्सेल हो जाए थोड़ा सा। वर्किंग नोट नंबर 3, ये देखिए, जब भी आपको फिक्स्ड सेट्स की कोई एडजस्टमेंट है तो आप फिक्स्ड सेट का अकाउंट बनाइए। देखिए, ये यहाँ दो अकाउंट क्यों है, पहला अकाउंट है हमारा मशीन अकाउंट, दूसरा उससे जुड़ा डेप्रीसिएशन जो उस पर अभी तक चार्ज ही नहीं करा गया, ठीक है। आप समझ सकते हैं ना, वर्ड एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, अभी इतना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो गया बट मैंने चार्ज नहीं करा, वो चार्ज होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारा प्रोसेस है, हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि अभी डेप्रिसिएशन को हम चार्ज ना करें। अब देखिए, ये इनकी बुक वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है ना 24,06,1640, ये विदाउट डेप्रिसिएशन, इतने की हमने खरीदी थी, दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट। और ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन जब से इनको खरीदा तब से इन पर इकट्ठा करा जा रहा है बट चार्ज नहीं करा जा रहा। अब देखिए, डेप्रिसिएशन लेस करके दिखा रहे, ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद की वैल्यूज है, लेकिन अकाउंट्स के अंदर तो मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दो अलग अलग अकाउंट है, तो यहाँ पर हम भी दो अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, टू बैलेंस पीडी, नेट फिगर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए, 16,42,000 की हमारे पास ओपनिंग वैल्यूज थी मशीन की, और क्लोजिंग वैल्यूज बाय बैलेंस सीडी ये थी 24,06,000, ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ क्रेडिट आइटम, ठीक है, क्योंकि एसेट की वैल्यू को कम करते हैं तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। ये आ रहा है 2,02,000 ओपनिंग डेप्रिसिएशन का अमाउंट था, और टू बैलेंस सीडी 4,00,000 4,00,000, ठीक है। अब देखिए, अब करना क्या है यहाँ पर, देखिए डिफरेंसेस, और तो कुछ दिया नहीं हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन में। देखिए, एसेट जो थी 1642 से 24,6 हो रही है, इसका मतलब हमने कोई ना कोई एसेट परचेज करी है, तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, और ये इंडिकेट क्या करेगा कि भाई एसेट डेबिट साइड पे कुछ ना कुछ लेस फिगर आ रही है, तो इसका मतलब हमने कोई परचेज करी है, ठीक है। परचेज का डिफरेंस क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 24,06,000 माइनस 16,42,000, तो 7,64,000 की हमने एसेट परचेज करी है, ठीक है। इसको हम सर्कल कर लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। इसके बाद अब डेप्रीसिएशन का अमाउंट भी बढ़ रहा है, मतलब इस साल हमने करंट ईयर में डेप्रीसिएशन चार्ज करा है, करंट ईयर डेप्रीसिएशन, तो आएगा 1,98,000, ये भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,98,000। अब देखिए, डेप्रीसिएशन एक कैश आइटम नहीं है, डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है, तो नॉन कैश आइटम्स प्रॉफिट को तो कम कर रही है, खर्चा है, प्रॉफिट को कम कर रहा है बट कैश का आउटफ्लो नहीं है, इसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, दैट इज 1,98,000 इन इनर कॉलम, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारी मशीन जो हमने खरीदी है वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, क्योंकि परचेज कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट को खरीदना इन्वेस्टिंग का पार्ट है। परचेज ऑफ मशीन दैट इज 7,00,000, कितना था 64,000 आई थिंक, 7,64,000, ये हमारा आउटफ्लो है, तो इसलिए इसको हम नेगेटिव में दिखाएंगे। अगर कोई उधार पे खरीदी होती तो यहाँ नहीं आती, बिकॉज वो आउटफ्लो ना होता। हाँ जी, चलते हैं अब हम आगे। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा है इंटैंजिबल एसेट्स, है नोट नंबर 6। गुडविल जो है हमारी 60 से 40,000 हो रही है, तो इस गुडविल का कम होना मतलब एक तरह का ये भी डेप्रीसिएशन है, इसको हम बोलते हैं राइटिंग ऑफ गुडविल या फिर अमोर्टाइजेशन। अब गुडविल कम हो रही है तो लॉस है एक तरह का, लेकिन पैसा कहीं नहीं जा रहा, तो 20,000 का लॉस है लेकिन पैसा कहीं नहीं जा रहा, तो 20,000 रुपीज हम वापस ऐड कर देंगे, इसको हम लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, लाइक डेप्रीसिएशन। आप इसको अगर समझने में कठिनाई हो तो डेप्रीसिएशन समझ के करें। अब देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट इंटैंजिबल एसेट्स के बाद है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से 2 लाख हो गई है। अब 1.5 लाख से 2 लाख हो गई है, इसका मतलब आपने इन्वेस्ट और पैसा कहीं इन्वेस्ट करा है 50,000 रुपए, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपने इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी, 50,000 रुपीज आपके और गए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लग गए, आउटफ्लो। करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम यहाँ कंसीडर नहीं करते कैश फ्लो में अभी, क्योंकि ये कैश की इक्विवेलेंट होती हैं, ठीक है। वी कैन एनी टाइम कन्वर्ट दिस इनटू कैश, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है, ये कैश की तरह ही होती है, तो उनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट यहाँ नहीं दिखाया, लेकिन हम इक्वली मानेंगे। अब आते हैं इन्वेंट्रीज, नोट नंबर 7,
ठीक है। अब नोट नंबर 7 में इन्वेंट्री जो दी है वो हो रही है 90 से लेकर 2,14,000। इन्वेंट्री बढ़ रही है। इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब क्या है, हमारा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज आउटफ्लो। ठीक है, इसको भी हम आउटफ्लो कंसिडर करते हैं, लेकिन इसका हेड अलग है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर हम एक हेड बनाते हैं, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अगर आपको याद हो तो, जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मैं इसका शॉर्टकट आपको सिखा दूंगा। याद रहे, सिर्फ इसके अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आती। करंट एसेट्स का बढ़ना और करंट लायबिलिटी का कम होना, दोनों ही नेगेटिव कैश के आउटफ्लो को इंडिकेट करते हैं। करंट एसेट्स का कम होना और करंट लायबिलिटी का बढ़ना, ये पॉजिटिव, मतलब कैश फ्लो, कैश के इनफ्लो को इंडिकेट करते हैं। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल डेप्थ इसकी बहुत डेप्थ, जब कंसेप्ट समझेंगे अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आपने ये समझना है, करंट एसेट्स बढ़ना, करंट लायबिलिटी कम होना, माइनस करंट एसेट्स कम होना, करंट लायबिलिटी बढ़ना, प्लस। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, स्टॉक इन ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, तो आप इसको अभी फिलहाल याद करेंगे तो 90,000 से 2,14,000 करंट एसेट बढ़ रही है, करंट एसेट बढ़ रही है तो माइनस। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड, तो ये कितना डिफरेंस आ गया, 2,14,000 और 90,000, दैट विल बी 1,24,000, 1,24,000 का नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब हमने अपना सारा काम कर लिया है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 की फिगर्स को अब हम यहाँ से ले लेते हैं। 5 लाख, 1,20,000 और 1 लाख, दैट विल बी 7,20,000, 7,20,000, ये आ गया वर्किंग नोट नंबर 1 का। ठीक है, अब ये देखिए, जब आप फाइनल फिगर्स इस कॉलम में लिखेंगे तो 198 प्लस 20, दैट विल बी 2,18,000, ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर भी सिंगल फिगर ही है तो 1,24,000 नेगेटिव। अब देखिए, अब हमारे पास फाइनल कॉलम के अंदर काफी सारी फिगर्स आ गई हैं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर आप इसको ब्रेक करके यहाँ पे लिखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखा है इसलिए मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो 7,20,000 प्लस 2,18,000, दैट विल बी 9,38,000, 9,38,000। अब 9,38,000 में से ये फिगर्स माइनस कर देंगे जैसे आप, तो आपके पास ए पार्ट का आंसर आ जाएगा, दैट विल बी नेट कैश फ्लो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो 9 आपने शॉर्ट नहीं लिखना, 9,38,000 माइनस, ये आ रहा है 6,74,000, इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, 6,74,000। अब देखिए, अब हम इन्वेस्टिंग का भी टोटल कर लेते हैं। जब आप इन्वेस्टिंग का टोटल करेंगे 7,64 और ये आ रहेगा आपका 8,14,000 नेगेटिव, 8,14,000 नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर बी पार्ट का आपका आंसर आ गया, दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो दैट विल बी 8,14,000 कैश फ्लो आ गया हमारा नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए, 2 और 2 4,00,000, 4,00,000 माइनस 2,20,000, दैट इज 1,80,000 पॉजिटिव। तो ये आपका सी पार्ट का आंसर आ गया, दैट इज सी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये आ गया 1,80,000 पॉजिटिव। अब देखिए, हमारे पास पूरे साल में डी पार्ट आएगा, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग ईयर। तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को हम ऐड करेंगे तो 674। ठीक है, इन्वेस्ट 180 हमारा पॉजिटिव है फाइनेंसिंग में, लेकिन इन्वेस्टिंग में हमारा 8,14,000 रुपए नेगेटिव है। तो 40,000 रुपए हमें पूरे साल में कैश का इनफ्लो रहा है। ठीक है, 40,000 रुपए इनफ्लो रहा है। अब देखिए, अब हम इसमें ऐड करते हैं, ये 40,000 आया है, अब यहां पर हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। साल के शुरू में मेरे पास कितना पैसा था, देखिए साल के शुरू में मेरे पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था वो ये रहा, ये 1,20,000 ये था और 1,20,000 करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब 2,40,000 रुपए मेरे पास ऑलरेडी थे। ठीक है, तो अब मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए, अगर 40,000 मेरे पास आए तो दैट शुड बी 2,80,000। यहाँ पे आता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, मेरा थोड़ा सा राइटिंग खराब हो गई है, लेकिन तभी मैं बोल के लिख रहा हूँ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 280। अब ये वेरीफाई कैसे होगा आपका आंसर सही है गलत है, ये देखिए,
1 लाख क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 81 और करंट इन्वेस्टमेंट आप इसमें ऐड कर देंगे 1 लाख, तो दैट विल बी 2,80,000। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। यू आर गोइंग टू स्कोर 6 on 6 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 8 on 8। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइट लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें भी हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, एग्जाम पर्पस के लिए भी हम सिर्फ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो यू आर इन्फॉर्म्ड दैट ड्यूरिंग द ईयर, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वाज सोल्ड फॉर 25,000। Deption charge during the year 70,000. Preference shares were redeemed on 31st December 18 at a premium of 5%. Interim dividend 15% was paid on equity shares on 31st January 2019. Dividend at 12% was proposed on preference shares for the year ended 31 March 2019 on 1 lakh and for the year ended 31 March 2018 2 lakh. देखिए, फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका पहले फॉर्मेट बना लेते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बनाया था, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो फॉर्मेट थे आ रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ न्यू लाइट लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019। ये हमारा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अगेन 3 पेजेस, 3 से 3.5 पेजेस आपने लेने हैं। हर पेज पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए ऑलमोस्ट 1.5 पेज, 1 पेज फॉर इन्वेस्टिंग, 1 फॉर फाइनेंसिंग। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन के अंदर पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, दोबारा से आपको बता दूं, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपने नहीं लिखना है। इसके लिए हमेशा वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, ये हमने निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करंट ईयर का सरप्लस देखना पड़ेगा कितना है, और हम उसके लिए क्या करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर फिगर्स। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट ईयर प्रॉफिट तो ऐसा नहीं करना, लेकिन अगर बैलेंस शीट से आप लोगे तो ऐसा ही करना है। अब देखिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2, आपने जो बैलेंस लेना होता है वो एसपीएल का लेना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो 1 लाख से 2.5 लाख का बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब जो है 1.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट्स पे शुरू हो जाना है। एडजस्टमेंट्स के साथ शुरू करेंगे। अ मशीन विद अ बुक वैल्यू 40,000 वाज सोल्ड फॉर 25,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 70,000। ये दोनों ही फिक्स्ड असेट से रिलेटेड हैं। तो पहले हम देख लेते हैं मशीन है का। मशीन हमारा है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, मशीन अलग से नहीं दिया हुआ। तो हम फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बना लेते हैं। 5, 10 और 620 ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज है, अकाउंट बनाना जरूरी है। वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पे आपका एक ही अकाउंट बनेगा क्योंकि इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन की तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन होता है तो हमें उसका भी हिसाब रखना होता है अलग से, लेकिन यहाँ डेप्शन हम टाइम टू टाइम वैसे ही चार्ज कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज टू बैलेंस बीडी, दैट इज 5,10,000। यहाँ परचेज तो आएगी बिकॉज एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 6,20,000। क्वेश्चन अच्छा है ये। अब देखिए यहाँ डेप्रीसिएशन भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो डेप्रीसिएशन जब एसेट पे चार्ज होता है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्शन वाला जब केस होता है, डेप्शन एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में लगता है, लेकिन ये नॉर्मल केस है, तो यहाँ पर डेप्शन यहाँ चार्ज हो गया 70,000। अच्छा, एक और चीज, मशीन वो जो कह रहा है, मशीन के लिए कोई बता रहा था, मशीन क्या है, 40,000 की 25,000 में सेल हो गई है। बुक वैल्यू उसकी 40,000 थी, मतलब बाय बैंक सेल जो हुई है दैट इज फॉर 25,000। अगर बुक वैल्यू उसकी 40,000 थी, इसका मतलब उस पर हमें लॉस हुआ है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल 15,000 का हमें इस पे नुकसान हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड्स हमारी मैच करनी चाहिए, और मैच करने के लिए हमें बैलेंस जो डालना पड़ेगा यहाँ डालना पड़ेगा, और ये जो बैलेंस आएगा यहाँ पे किसको इंडिकेट करेगा, हमने एसेट खरीदी है, परचेज। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब बैलेंसिंग फिगर देखते कितनी आती है, ये आएगा 70 + 40 110, 7,30,000 और 5,10,000, तो 2,20,000 रुपए की यहाँ पर परचेज आ रही है। अब हमने इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट में रेलिवेंट इफेक्ट देना है। सबसे पहली चीज, सेल और परचेज ऑफ एसेट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो परचेज 220 और सेल 25,000, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। परचेज ऑफ मशीन that is 2,20,000 and sale of machine
दैट इज 25,000, ये आ गया यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कह रहे हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो इसका इफेक्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, डेप्शन ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे, डेप्रीसिएशन यहाँ आ जाएगा। डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है 70,000। एक और चीज, हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे हैं, और प्रॉफिट के अंदर जो लॉस हुआ है हमें मशीन को बेचने पे 15,000 का, वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। लेकिन अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट को बेचते हैं, उस पर कोई नुकसान होता है, फायदा होता है, दोनों ही मेरे बिजनेस की बेसिक एक्टिविटीज, ठीक है, बेसिक ऑपरेशंस रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए हम उसको यहाँ से हटाएंगे। प्रॉफिट में से लॉस का इफेक्ट हटाने के लिए हम ऐड कर देते हैं लॉस को, क्योंकि लेस तो वो पहले हो चुका है और उसका इफेक्ट हटाना है, तो प्लस करके उसका इफेक्ट हटेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 15,000 हमने, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ठीक है। आपका काम है क्या, मशीन्स को सेल परचेज करना? नो, इट इज नॉट माय वर्क, इट इज नॉट अ गुड्स ट्रेड आइटम फॉर मी, ठीक है, नॉन ट्रेड आइटम है वो मेरे लिए। चले अब आगे, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ परचेज ऑफ मशीन, यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2 की आप रेफरेंस देंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसके बाद वो कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2018। प्रेफरेंस शेयर 31 दिसंबर 2018 को रिडीम हुआ एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है। तो एक बार प्रेफरेंस शेयर को देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स ये रहे हमारे प्रेफरेंस शेयर, 2 लाख के थे, अब 1 लाख के रह गए, तो 1 लाख के रिडीम हुए हैं, ओके। तो इसका क्या होगा, अब 1 लाख की रिडेम्पशन दिखाएं हम पहले। जब रिडेम्पशन करोगे आप प्रेफरेंस शेयर की, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये हमारा 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं, लेकिन 1 लाख नहीं दे रहे हैं उनको, 1,05,000 दे रहे हैं, ठीक है। तो 5,000 जो पैसा हम ज्यादा दे रहे हैं, आप समझेंगे कि 5,000 जो हम ज्यादा दे रहे हैं, वो 5,000 कहाँ से दिया हमने, प्रॉफिट में से दिया होगा, तो प्रॉफिट कम हुआ होगा, और मतलब ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस इसके अंदर वापस ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के खर्चे और इनकम को कंसीडर करना है। जो खर्चा ऐसा है जो ऑपरेशन से बिलोंग नहीं करता था और वो माइनस हो चुका है पहले, तो उसको हम इफेक्ट रिमूव करने के लिए उसको प्लस कर देंगे, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इस पे आप अभी स्टार मार्क करेंगे, शायद इसके अंदर कुछ चेंज हो सकता है, तो हमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट, थोड़ा बहुत तो हम उसमें कटिंग कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मैं रीजन दूंगा क्यों ऐसा मैंने करा अभी। 5,000 रुपए वापस ऐड हो गए, बिकॉज दिस वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, तो इसका इफेक्ट हटाने के लिए हमने प्रॉफिट में वापस ऐड कर दिया, क्योंकि पहले लेस हो चुका था। अब हम आ जाते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट, an interim dividend at 15% was paid on equity share on 31st of January 2019। देखिए, ये वाली जो फोर्थ एडजस्टमेंट है और सिक्स्थ आपस में लिंक्ड है। कैसे, कह रहे हैं फ्रेश शेयर जो इशू है 31 मार्च को है, और इंटरिम डिविडेंड जो पे कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं 31 जनवरी को। मतलब जो शेयर 31 मार्च को इशू हुए हैं, उन पर इंटरिम डिविडेंड पे नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इक्विटी शेयर्स की वैल्यूज देखते हैं। इक्विटी शेयर्स जो है 3 लाख से 3.5 लाख हुए, पहली चीज। तो मतलब प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स तो हम ले लेते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा, एक और चीज, अब ये शेयर जो है 50,000 के इशू तो हुए हैं, लेकिन 10% प्रीमियम पे इशू है, मतलब 55,000 रुपया है, ठीक है। 50,000 कैपिटल के लिए और 5,000 प्रीमियम के लिए आया है, जो एसपीआर में जाएगा, ठीक है। टोटल 55,000 आया, ठीक है जी। अब देखिए, हम जो इंटरिम डिविडेंड पे करेंगे वो 3 लाख की फिगर पे करेंगे, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड 3 लाख पर कितना इंटरिम डिविडेंड, दैट इज आई थिंक 15% था ये, हाँ 15%। तो इंटरिम डिविडेंड जो है, देखिए यहाँ पे आ गया इंटरिम डिविडेंड ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड चाहिए ना। तो इंटरिम डिविडेंड जो यहाँ हम ऐड करेंगे, जो प्रॉफिट में से निकाल लिया गया था, और वो 3 लाख पर पे करा गया था 15%, दैट इज 45,000। अब देखिए कि ऐसा खर्चा था जो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, तो फाइनेंसिंग में लेस हो जाएगा। हमें प्रॉफिट में वापस ऐड क्यों करा, क्योंकि ये हमारा ऑपरेशंस का खर्चा है ही नहीं, जो प्रॉफिट में से निकाला जा चुका है, तो प्रॉफिट में वापस ऐड करा। लेकिन इन फाइनेंसिंग के अंदर इसे हम माइनस करके दिखाएंगे, क्योंकि फाइनेंसिंग का तो ये आउटफ्लो है ही,
इंटरिम डिविडेंड दैट इज 45,000 माइनस, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड ऑफ 12% वाज प्रपोज्ड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 ऑन 1 लाख। अच्छा, अब देखिए वो क्या कह रहा है, जो 31 मार्च 19 का डिविडेंड है प्रपोज करा गया है। प्रपोज का मतलब क्या होता है, पे करना है, अभी करा नहीं है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला। एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 और 2 लाख। हाँ, अब देखिए आपको मैं डिविडेंड का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ पहले। डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आज की डेट में क्या हो चुका है, अगर मैं 18-19 की बात करता हूँ, ठीक है, उसका ट्रिक, क्योंकि अभी हम आज के हिसाब से चलेंगे। वो कहता है करंट ईयर का जो डिविडेंड है, हमारा पिछला साल है 17-18, 17-18 का जो डिविडेंड पे होता है 18-19 में, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी 18-19 में ही करो, ठीक है। और जो 18-19 का ट्रीटमेंट है वो 19-20 में किया जाएगा। तब तक ये कंटिंजेंट लायबिलिटी रहेगा, दैट मे और मे नॉट अराइज। मतलब वो कहते हैं कि अगर पिछले साल 31 मार्च 18 का जो डिविडेंड है 2 लाख, ये पिछले साल डिक्लेयर हुआ था और इस साल इसको पे करना है, पिछले साल प्रपोज हुआ था, तो मतलब इस साल हमें इसको पे करा होगा और इसी साल इसकी अकाउंटिंग करनी है हमने। तो 12% जो पिछले साल का 2 लाख का 12% दैट इज 24,000, तो पिछले साल के डिविडेंड को हम एडजस्ट करेंगे, वो इस साल में हम काउंट करेंगे। इस साल का जो डिविडेंड है वो इस साल से नहीं अगले साल से काउंट करेंगे, ठीक है। बाकी इसकी डेप्थ हम अपनी रेगुलर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। याद रहे प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सा लेना है, प्रीवियस ईयर। हमेशा पिछले साल के डिविडेंड को आप यहाँ ऐड करेंगे, करंट ईयर का डिविडेंड अगले साल एडजस्ट होता है, तो इस साल अगर हम बात करेंगे तो हमेशा पिछले साल के डिविडेंड को लेना है, दैट इज 2 लाख का 12%, 24,000, ठीक है। और 24,000 ही यहाँ पर लेस हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो अकाउंटिंग एक्रूअल कंसेप्ट की अवेलना है। नहीं, एक्रूअल कंसेप्ट की अवेलना नहीं है, वो कह रहे हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी है। पहले डिविडेंड प्रपोज होता है, उसके बाद शेयर होल्डर्स कहते हैं हाँ ये शेयर होल्डर्स के पास राइट्स होते हैं, वो अपनी कंसेंट देते हैं हाँ इतना डिविडेंड पे करा जाए, वोटिंग्स होती हैं, ठीक है। हमारी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ये जो डिविडेंड है ये निश्चित करा जाता है। तो 31 मार्च को साल खत्म होता है, एनुअल जनरल मीटिंग उसके बाद होती है। तो जनरली एनुअल जनरल मीटिंग अगर 6 महीने बाद हो रही है, 9 महीने बाद हो रही है, इन दैट केस क्या होगा, हम डिविडेंड भी जो है उसी ईयर में डिक्लेयर कर पाते हैं और उसी ईयर में पे कर पाते हैं। तब तक वो कंफर्म नहीं होता कि हम पे करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए हम उसको एक कंटिंजेंट है, बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाते, ठीक है। तो ये 24,000 रुपए पिछले साल का जो डिविडेंड है वो आपने कंसिडर करना, याद रहे। करंट ईयर के डिविडेंड को इग्नोर कर दो, पिछले साल के डिविडेंड को कंसिडर करो, बस ये याद रखना है। फ्रेश इक्विटी शेयर्स वाला ये हो गया हमारा पॉइंट क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये हमने होपफुली सारी चीजें हमने कर ली हैं। अब हम चलते हैं आगे। शेयर कैपिटल वाला पॉइंट हमारा हो चुका है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में एसपीआर था, ये हमारा हो गया है। एसपीआर आपको पता ही है, 5,000 रुपए जो आए थे वो एक्स्ट्रा एसपीआर में जो आ रहे हैं वो शेयर इशू करके आ रहे हैं, और हमने यहाँ पर इसको ऑलरेडी 50 + 5 55 लिया हुआ है। ये पैसा आया है हमारे पास। एसपीआर में कोई भी पैसा आता है वो कैश आता है तभी आता है। अब आ जाते हैं ये डिबेंचर्स वाला पॉइंट भी हमारा हो चुका है। नहीं, डिबेंचर्स वाला पॉइंट अभी हमारा नहीं हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में हुआ था वो। डिबेंचर्स को लेके कोई बात नहीं कही गई है। अब देखिए यहाँ पर ये ट्विस्ट आ गया, कोई बात कह दी तो ठीक है, नहीं कही तो हम क्या करें। 1 लाख के डिबेंचर थे, अब 2 लाख के हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम, मेरे को छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है ताकि आपके लिए पूरा क्वेश्चन विजिबल रहे। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख रुपए आया। अब क्वेश्चन अराइज होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट करें। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के लिए आपकी एजम्पशन काम करेगी। अगर आप इशू जो फ्रेश डिबेंचर हुए हैं वो 31 मार्च को मान लेते हैं, साल के एंड पे हुए हैं, तो आप पूरे साल जो है 1 लाख पर ब्याज पे करेंगे, बस 1 लाख का 10%, 10%, 10,000। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि 31 मार्च को आपके डिबेंचर्स इशू हुए। अगर आप 1 अप्रैल को मानेंगे तो आपके डिबेंचर्स 2 लाख हो जाएंगे साल के शुरू में ही, तो आपको 20,000 डिबेंचर, आप कुछ भी कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यही माने कि एज्यूम्ड 31 मार्च को आपके डिबेंचर्स इशू करे गए हैं, तो पूरा साल जो 1/4 से लेके 31 मार्च तक आपके डिबेंचर्स रहे वो 1 लाख रहे, ठीक है। और 31 मार्च को आपने 1 लाख की और इशू कर दी जिस पर कोई ब्याज लगेगा ही नहीं, तो आपका 10,000 रुपए ब्याज का अमाउंट आ जाएगा, और इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड हो जाता है बिकॉज
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट चाहिए आपको, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 10,000 एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स यहाँ लेस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें फॉर्मेट एक्सटेंड करना पड़ सकता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स यहाँ 10,000 रुपये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ट्रेड पेबल्स दिस इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपको बताया था, एक हेडिंग बनती है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उसके अंदर अब आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा। ट्रेड पेबल लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं प्लस, लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस। तो ये कितने से बढ़ रही है 46 87,000 से बढ़ रही है 87,000। अदर करंट लायबिलिटी ये देख लेते हैं, अदर करंट लायबिलिटी में क्या है, कहीं टैक्स वैक्स ना हो। अदर करंट लायबिलिटी ये है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 10,000 से अब 5,000 हो गया। ठीक है, पहले 10,000 था, अब 5,000 हो गया है। ओके, तो इसमें आपको डरने की जरूरत है नहीं, लेकिन एक गलती हो गई हमसे। देखिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए मैंने स्टार मार्क करवाया था। वो कह रहा है कि हमने पहले हमारी लायबिलिटी थी 10,000, प्रीमियम पे करना था हमें, अब 5,000 आएगी। इसका मतलब ये जो 5,000 हमने अभी प्रॉफिट में से घटाई ऑलरेडी पहले कभी घट चुका है, क्योंकि लायबिलिटी इन्होंने पहले रिकॉर्ड करी हुई है। इन्होंने कहा था हमने 10,000 रुपए प्रीमियम पे करना था, है ना 10,000, और अब 5,000 करना है, मतलब 5,000 पे कर चुके हैं। और ये कौन सा प्रीमियम है, यही वाला प्रीमियम है जो इन्होंने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे करा है। तो जब एक लायबिलिटी क्रिएट करी हुई है, इसका मतलब आपने उसको पहले कभी ना कभी अपने एक्सपेंसेस में शो करा हुआ है, तभी वो लायबिलिटी में आया। तो इसलिए अब आपको उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ कोई एक अकाउंट ना होता प्रीमियम और रिडेम्पशन वाला, इसका मतलब वो लायबिलिटी कभी क्रिएट ही नहीं करी गई थी, वो आपको अभी लॉस अभी अभी आपके सामने प्रकट हुआ है। ये लॉस तो पहले ही इन्होंने रिकॉर्ड करा हुआ है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रीमियम और रिडेम्पशन वाली एंट्री कट गई, मैंने कहा था ना ये कट सकती है। अब आते हैं डेटर्स। डेटर्स ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखिए, डेटर्स 1 लाख से 2 लाख हो गए हैं, तो डेटर्स बढ़ना इज माइनस, करंट एसेट बढ़ रहे हैं 1 लाख। अच्छा, देखिए प्रोविजन 10 से 15,000 हो रहा है, मतलब 5,000 प्रोविजन भी बढ़ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन कितना मर्जी क्रिएट करते रहो, कोई पैसा थोड़ी ना जाता है उससे, लेकिन आपके प्रॉफिट पे उसका इफेक्ट आता है, प्रॉफिट कम होता है लेकिन पैसा कहीं नहीं जा रहा, तो इसलिए हमने इसको वापस ऐड कर दिया नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये नोट्स में जो दिया था हो गया, अच्छा और कुछ रह तो नहीं गया। हाँ जी, अब आ जाते हैं फिक्स सेट्स वाला पॉइंट हो गया। हाँ, ये प्रोविजन फॉर टैक्स 24,000 और 12,000। 24,000 मैंने कहा था करंट ईयर ऐड करते प्रीवियस ईयर लेस करते, इसमें वो काम कर जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर ऐड करेंगे। ऐड कहाँ करते हैं, यहाँ पर करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, 24,000 रुपये, और प्रीवियस ईयर का लेस करते हैं। माना जाता है कि उतना टैक्स हमने जमा करा दिया होगा, टैक्स पेड में दिखाते हैं उसे 12,000। ठीक है, मान के चलते हैं, एजम्पशन रहती है टैक्स पे कर दिया है उतना, अगर कुछ ना गिवन हो तो। 24,000 हमारा, एक मिनट सॉरी, अच्छा सॉरी, 24 पे होगा 12, 24,000 पिछले साल का था ये पे होगा, और 12,000 इस साल का है वो ऐड हो जाएगा। इतना हमने प्रोविजन बनाया, इस साल की टैक्स लायबिलिटी में डाला है कि भाई पे करना पड़ सकता है, तो ऐड कर दिया। और जो पे कर चुके हैं, कुछ नहीं गिवन तो हम मानते पे कर चुके हैं, अकाउंट बनाने की इसमें जरूरत नहीं होती। करंट ईयर ऐड, प्रीवियस ईयर लेस। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि कोई स्पेशली अमाउंट बताया हो, तो आप उसके अंदर उसको एडजस्ट करेंगे, फिर अकाउंट बनाएंगे। 30,000 से 80,000 की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इस केस में हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे इम्पैक्ट आएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 50,000 रुपये नेगेटिव। अच्छा, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ये 10% इन्वेस्टमेंट है, तो इनका इंटरेस्ट भी ले लेते हैं। अब इन्वेस्टमेंट मानेंगे एंड में करिए 50,000 की, यही मान के चलो एंड में करिए, ताकि हमें ब्याज जो मिलेगा 30,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कमा लेते हैं जरा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मान के चलो, एजम्पशन यहाँ नोट देना चाहो नोट भी आप दे सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप दे दोगे तो। 3,000 रुपये ऐड। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट से अगर कोई कमाई हो रही है तो वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कमाई नहीं है ना, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ से अपने प्रॉफिट में से कम कर दूंगा।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 3,000 रुपये यहाँ से लेस करूंगा मैं, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। करंट इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट के साथ लेते हैं। इन्वेंट्री 1,00,000 से 90,000 हो रही है, तो इन्वेंट्री का घटना क्या होता है? प्लस। इन्वेंट्री का घटना होता है प्लस 10,000। हाँ जी, कैश एंड ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया हमारा, ट्रेड रिसीवेबल आई थिंक हो गया था। हाँ जी, अब इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रह गया। अब हमने बैलेंस करना है, फटाफट करते हैं। ये देखिए, अच्छा अभी हमारा सबसे पहले रह गया ये वाला वर्किंग नोट नंबर 1 का टोटल, दैट इज 1,50,000, 45,000, 24,000 प्लस 22,000, यार है 2,41,000, 2,41,000। ठीक है, कोई करेक्शन हो तो आप बता सकते हैं मुझे। 2,41,000। इसके बाद यहाँ पर हम लाइन खींच के 15,000 प्लस 5,000 माइनस 3,000, दैट इज 87,000 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पर जो फिगर आएगी दैट विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वो आ रहा है हमारा 3,28,000। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा माइनस 3,000। ठीक है, और फाइनल आंसर देखते हैं हमारा क्या आ रहा है इसका। 3,28,000 माइनस 2,43,000, यार 85,000 का कैश इनफ्लो आ रहा है, इसका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव आ रहा है। अब आ जाते हैं 270 माइनस 28, 2,42,000 का नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे कैश फ्लो, तो इसको हम 2,42,000 नेगेटिव दिखाएंगे। ठीक है, ये बी पार्ट का आंसर हो गया। इसके बाद नेगेटिव आ रही है 184 एंड पॉजिटिव इज 55,000 प्लस 1,00,000, माइनस 29,000 का यहाँ पे आउटफ्लो आ रहा है। होपफुली ये ठीक होगा। अब देखिए डी पार्ट, यहाँ जगह कम है तो नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, इसको आप एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, लाइंस को ड्यूरिंग द ईयर। अब ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आएगा 85,000 माइनस 2,42,000 माइनस 29,000, तो ये माइनस का 1,86,000 आ रहा है यहाँ पे, मतलब पूरे साल में वैसा आया नहीं गया है। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ही हटाना पड़ेगा यहाँ पे। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें ऐड कर देते हैं। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप लिखेंगे यहाँ पे, तो वो है 42 प्लस 8। आई थिंक ये थोड़ा सा कहीं गलती हुई है। 42 प्लस 8 दैट इज 50,000, तो ये आएगा माइनस का 1,36,000 जो गलत आ रहा है। ठीक है, 70 प्लस ये 80 आना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसमें कहाँ मिस्टेक हुई है। हाँ जी, तो छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। इसका टोटल जो है ए पार्ट का दैट इज 3,01,000, 3,01,000, और फिर हमारा जो नेट कैश फ्लो आ जाएगा दैट विल बी 30,000। हमारा नेट कैश फ्लो आ रहा है डी पार्ट। ठीक है, और हमारा जो क्लोजिंग 50,000 शुरू में थे, 30,000 आए, 80,000 एंड में होने चाहिए, तो 80,000 ही हैं। देखिए 70,000 कैश इक्विवेलेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट है 10,000, तो 80,000 का हमारे पास अमाउंट आया हुआ है। सो आंसर इज करेक्ट।